नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लब हाउस के कमरे में। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया और मार्क स्मिथ का टकराव होता है और अनाया मार्क को दवा देती है, लेकिन उसका सेक्रेटरी दवाई लगाने से मन करता है, जिसे सुनकर मार्क स्मिथ उसे गुस्से में घूरता है। फिर दवाई की डब्बी खोलकर उसे अपने घाव पर लगाता है। दवा लगाते ही उसके हाथ में एक तेज जलन सी महसूस होती है, जैसे कोई मिर्ची लग रहा हो। लेकिन थोड़ी ही देर में एक ठंडा सा एहसास होता है, जिसे महसूस करके मार्क स्मिथ के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वह धीमे से बुदबुदाते हुए बोला, मिस कपूर, तुम भी इस दवाई की तरह हो, ऊपर से तीखी मिर्ची और अंदर से सुकून की तरह ठंडी। तुम्हारी जुबान मुझे गुस्सा दिलाती है, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी और अंदाज मुझे सुकून पहुंचाता है। तुम्हें मेरी नज़रों में नहीं आना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकती है। वही अपने बॉस की गुस्सेल नज़रों को देखकर और उसे उसकी बात ना मानता हुआ देखकर सेक्रेटरी थोड़ा डर गया। वह तुरंत गार्ड से बोला, जाओ जाकर डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ी ही देर में जाने माने डॉक्टरों की एक टीम वहां मौजूद थी। ये टीम मार्क स्मिथ की पर्सनल टीम थी, जो हमेशा ही उसके 2 किलोमीटर के नज़दीक रहती थी। उसकी जान बचाने के लिए तैयार डॉक्टरों की टीम के आते ही सेक्रेटरी आगे आते हुए बोला, बॉस को हाथ में चोट लगी है और उन्होंने कोई रैंडम दवाई लगा ली है। जल्दी से चेक करो, ये दवाई कहीं जहरीले तो नहीं है। उनमें से एक डॉक्टर तुरंत आगे आया कि बॉस अंडरस्को, बस हमें वह दवाई दिखाओ। वह आदमी मार्क स्मिथ के जवाब का वेट कर रहा था, लेकिन मार्क स्मिथ तो अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी वह डॉक्टर जोर से बोला, बॉस, उद्धरण चिन्ह। वही आवाज सुनकर मार्क स्मिथ बोला, क्या हुआ? तो वह डॉक्टर मार्क्स के हाथ से दवाई का बॉक्स लेने की कोशिश करते हुए बोला, वह दवाई को चेक करना है। वही ये देखकर कि अनाया की दी हुई बोतल वह डॉक्टर ले रहा है, तो मार्क स्मिथ थोड़ा खतरनाक हो गया। वह उसे घूरते हुए बोला, उसे अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रहने दो। तभी वह सेक्रेटरी डरते हुए बोला, लेकिन बॉस, आपकी सेफ्टी सबसे पहले आती है। ये देखकर कि सेक्रेटरी उसके लिए इतना चिंतित था, तो मार्क स्मिथ बोला, ठीक है, यहीं पर चेक कर लो। तो 3 डॉक्टर आगे आए और मार्क स्मिथ के हाथ में रखी हुई दवाई को गौर से देखा। उन्होंने उसमें से एक सैंपल भी लिया और उसको स्मेल किया। तभी एक सीनियर डॉक्टर, जो 50 साल के आसपास का था और मेडिकल में उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, वह चमक भरी नज़रों से मार्क स्मिथ को देखते हुए बोला, बॉस, आपको ये दवाई कहाँ से मिली? उस डॉक्टर की बात सुनकर मार्क स्मिथ मुस्कुराते हुए बोला, कुछ खास नहीं, एक नई दोस्त बनी है, उसी ने दी है। ये सुनकर वह डॉक्टर एक साइड आवाज से बोला, क्या मैं आपकी दोस्त से मिल सकता हूँ? क्या वह हमें इस दवाई के बारे में और कुछ बता सकती है? ये सुनकर कि वह डॉक्टर दवाई के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरोस है, तो मार्क स्मिथ तुरंत गंभीर नज़रों उसे देखते हुए पूछता है, क्या बात है, तुम इतनी क्यूरोस क्यों हो? तो वह डॉक्टर एक साइड नज़रों से उस दवाई के डब्बे को देखते हुए बोला, बॉस, ये दवाई मिस मेरी स्पोसा, रूस में तितली को मेरी स्पोसा कहा जाता है, की बनाई हुई दवाई है। मिस मेरी स्पोसा दुनिया की जानी मानी ड्रग रिसर्चर है। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो वो नहीं बन सकती। उनकी बनाई हुई दवाएं और फॉर्मूला नुस्खे हमेशा ही सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। वह ड्रग रिसर्च में सबसे आगे है। कई देश अपने दवाइयों की नॉलेज बढ़ाने के लिए और ड्रग की खोज करने के लिए उन्हें अप्रोच कर रहे हैं। उनकी दवाई हमेशा ही मिरेकल होती है। ये दवाई बिल्कुल वैसी ही है। ऊपर से उनकी दवाइयाँ की बोतल भी खास होती है। वह पारंपरिक चीनी नुस्खे का इस्तेमाल करती है। दवाइयों को प्रिजर्व करने के लिए वह एक खास तरह का चीनी मिट्टी की बोतल का इस्तेमाल करती है, और यह बोतल बिल्कुल वैसी ही है। मैंने इसे 5 साल पहले एक प्रिंस के पास देखा था, जिसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, और वह मिस मेरी स्पोसा की डेवलप की हुई दवाइयाँ का इस्तेमाल करता था। वही यह सुनकर मार्क स्मिथ के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। वह इंटरेस्टिंग आवाज में बोला, लगता है मिस कपूर, अब तो आपको अच्छे से जानना होगा। लगता है आपकी इन्फ्लुएंस मेरी सोच से भी ज़्यादा है। वह डॉक्टर अभी भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन पास खड़ा हुआ सेक्रेटरी अपने बॉस के मिजाज को अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए वह डॉक्टर को देखते हुए बोला, तुम लोग जाओ। डॉक्टर भी ना चाहते हुए वहां से चले गए। उनकी हिम्मत आगे नहीं हो रही थी कोई भी सवाल पूछने की। तभी मार्क स्मिथ अपने खास आदमी से बोला, जाओ जाकर मिस अनाया कपूर के बारे में इन्वेस्टिगेशन इकट्ठा करो। मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए। उसकी छोटी से छोटी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए।
कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। तभी वहां पर दरवाजा नॉक होता है। सेक्रेटरी अंदर आने को कहता है तो वहां पर क्लब के मैनेजर के साथ 2 लोग खड़े थे जिनके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। मैनेजर अंदर जाकर सिर झुकाकर मार्क स्मिथ को ग्रिट करते हुए बोला, सर यह आपके लिए गेस्ट ने छोड़ा है। ये सुनकर मार्क स्मिथ इंटरेस्टिंग नजरों से उस बॉक्स को देखते हुए बोला, किसने छोड़ा है? तो वह मैनेजर पोलाइट आवाज में बोला, बॉस ये उन गेस्ट ने दिया है जो इस कमरे में पहले आए थे। ये सुनकर मार्क स्मिथ की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत बोला, उसे यहाँ रख दो। मैनेजर भी इस बॉक्स को वहां रखवा कर चला गया। उसके बाद मार्क स्मिथ अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस बॉक्स को गौर से देखते हुए अपने सेक्रेटरी से बोला, इसे खोलो, लेकिन ध्यान रखना ये डैमेज नहीं होना चाहिए। ये सुनकर सेक्रेटरी तुरंत उस बॉक्स के पास गया और आराम से उसे खोलने लगा। मार्क स्मिथ की नजरें किसी एक साइड बच्चों की तरह उस बॉक्स पर ही टिकी हुई थी। वह जानना चाहता था कि अनाया ने उसके लिए क्या भिजवाया है। वह बहुत अच्छे से जानता था कि यह अनाया ने ही भिजवाया है। जैसे ही बॉक्स खुला तो उसने एक खास यूनिक सी पेंटिंग थी। ये पेंटिंग एक रात के दृश्य को दिखा रही थी। सुनसान वीराने जैसी जगह थी जहां पर दूर पहाड़ियों और जंगल थे। रात का चांद आसमान में चमक रहा था और नीचे अंधेरा छाया हुआ था। पेंटिंग में एक धुंधली सी परछाई थी जिसका शैडो दूर तक बिखरा हुआ था। वहीं उन पेड़ों के उल्टी साइड हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। दूर से देखने वाले को ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान अंधेरे से बाहर निकल रहा हो। ये दिखाता था कि बाहर आओ, बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है खूबसूरत उजाला। ये तस्वीर किसी के भी दिल के अंदर एक उम्मीद की किरण जगा सकती है, या फिर कह सकते हैं ये बहुत ज्यादा मोटिवेट पेंटिंग थी। यहाँ तक कि उसके कोने पर एक मैसेज भी था, सिप अ कॉफी एंड वेक अप। इस सेंटेंस का अर्थ होता है, अपनी ख्यालों की दुनिया से उठो और बाहर के उजाले को देखो। उसके बाद नीचे अनाया के एक खूबसूरत सिग्नेचर थे। उस पेंटिंग को देखते हुए मार्क स्मिथ तो अपनी यादों में खो गया। पहली बार उसे कोई ऐसी शख्सियत मिली थी जो उसके अंदर झांक सकती थी, जो उसके अंदर छुपे हुए अंधेरे को महसूस कर सकती थी। अब तो मार्क स्मिथ को अनाया में और दिलचस्प होने लगी थी। आखिरकार वह इतने देश घुमा था, इतनी लड़कियों से मिला था, कितनी लड़कियों के साथ सोया था। उसके लिए लड़कियां बस एक खिलौने की तरह थी। किसी ने भी उसके जहन में हल्की सी भी छाप नहीं छोड़ी थी। दिल के नजदीक पहुंचना तो बहुत दूर की बात थी। अनाया पहली ऐसी लड़की थी जिसने उसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया था, और सबसे बड़ी बात, उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी काबिलियत और उसका हुनर उसकी सोच से भी ज्यादा था। अब मार्क स्मिथ को अनाया की हर डिटेल चाहिए थी। वह अपने सेक्रेटरी से बोला, इसे संभाल कर मेरे खास विला पहुंचा दो। फिर अपनी वार्निंग भरी नजरों से उसे घूरते हुए बोला, ध्यान रखना इस पर एक हल्की सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारी चमड़ी इस तरह से उतरूंगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनते ही वह सेक्रेटरी डर गया। वह अपने बॉस की दरिंदगी जानता था। उसे कोई शौक नहीं था खुद को मौत के मुंह में धकेलने का। इसलिए वह हमें सर हिलते हुए बोला, हो जाएगा बॉस। और मन ही मन बोला, मुझे क्या काले कुत्ते ने काटा है जो मैं आपकी इतनी अजीज चीज को नुकसान पहुंचाने दूंगा। इसे तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर ले जाऊंगा। यही सोचते हुए वह गार्ड्स के जरिए उस पेंटिंग को वहां से ले गया। हर्षवर्धन के ऑफिस में अनाया, जो क्लब से काफी दूर आ चुकी थी, उसे रास्ते में ही हर्षवर्धन का फोन आया। वह उसे रावत इंडस्ट्री बुला रहा था जहां पर वह इस वक्त मौजूद था। जिसे सुनकर अनाया गहरी आवाज में बोली, लगता है मिस्टर हसबैंड को अपनी बीवी की याद आ गई। ये सुनकर हर्षवर्धन अपनी मैग्नेटिक आवाज में बोला, बिल्कुल, मुझे तो हर वक्त मेरी बीवी की याद आती है। बस मेरी बीवी ही ऐसी इंसान है जो मुझे कभी याद नहीं करती। अनाया भी रावत इंडस्ट्री जाने के लिए हामी भर देती है और जिंदल विला जाने की जगह पर वह रावत इंडस्ट्री चली जाती है। जैसे ही वह ऑफिस के अंदर पहुंचती है, हर्षवर्धन जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वह बिना कुछ सोचे समझे उसे एक झटके में अपनी ओर खींचता है और दीवार से लगाते हुए उसके होठों को बेदर्दी से चूमने लगता है। अनाया कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाती। आखिरकार उसे इस हमले की उम्मीद नहीं थी, वह भी हर्षवर्धन की ओर से तो बिल्कुल भी नहीं। हर्षवर्धन हमेशा ही उसे प्यार से हैंडल करता था, यहाँ तक कि उनके निजी फलों में भी हर्षवर्धन बहुत कम ही कंट्रोल खोता था। बस वह हल्का सा वाइल्ड होता था और अनाया को इन सब की आदत थी और कहीं ना कहीं वह इसे एंजॉय भी करती थी। तकरीबन 30 मिनट तक पैशनेट किस करने के बाद जब अनाया को सांस लेने में तकलीफ हुई
तब जाकर हर्षवर्धन ने उसे छोड़ा। अब तक अनाया के होठों की हालत बिगड़ चुकी थी। उसके होठों पर हल्का सा कट लग चुका था और पूरा सूजकर गुब्बारे की तरह लाल हो चुका था। यहाँ तक कि उसमें काफी ज्यादा स्वेलिंग भी आ गई थी। हर्षवर्धन के ऐप भी कुछ कम नहीं थे, उसमें भी हल्की सी स्वेलिंग आ गई थी, जिसे महसूस करके अनाया अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, हर्ष क्या कर रहे हो? मुझे ये दर्द कर रोजा है। ये सुनकर हर्षवर्धन उसके सर से हिलाते हुए बोला, डरने भी चाहिए। आखिरकार तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। सब कुछ जानने के बाद भी तुम बेवकूफ की तरह वहां चली गई। ये सुनकर अनाया समझ गई कि हर्षवर्धन नाराज है, क्योंकि वह मार्क स्मिथ से मिलने के लिए गई थी। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, तुम भी जानते हो, मैं तो शौर्य वर्मा को पेंटिंग डिलीवर करने गई थी। ये सुनकर हर्षवर्धन उसे घूमने लगा और अपनी गोद में उठाते हुए अपने प्राइवेट कमरे की ओर ले गया और जाते हुए उसने अपने सेक्रेटरी के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा कि वह उसे डिस्टर्ब ना करें। वह जैसे ही अपने प्राइवेट कमरे में पहुंचा, उसे अनाया को बिस्तर को लेटाया, फिर उसके ऊपर आते हुए गुस्से में बोला, बीवी बेवकूफ, तुम दुनिया को बनाना, अपने पति को नहीं। तुम्हें बहुत पहले से पता था ये क्लाइंट फ्रॉड है, वह भी तुम्हारे लिए। और जहां तक मैं अपनी बीवी को जानता हूं, तुम्हें ये भी पता था कि तुम्हें वहां बुलाने वाला मार्क स्मिथ था, लेकिन फिर भी तुम गई। मैं तुम्हारी काबिलियत बहुत अच्छे से जानना हूं, इसीलिए इस तरह के बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। ऊपर से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे एक पेंटिंग देने की, वह भी तुम्हारी खुद की बनाई हुई। ये कहते हुए उसके कॉलर बॉन पर किस करने लगा और उसके कॉलर बॉन को शक करने लगा। थोड़ी ही देर में उसके कॉलर पर काट लेता है और कंधे पर दांतों के निशान और लाल और हल्के बैंगनी किस के निशान नजर आने लगे। हर्षवर्धन के वाइल्ड तरीकों की वजह से अनाया भी गहरी गहरी सांस लेने लगी थी। वह हर्षवर्धन को एक नज़र देखता है, फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, इसका मतलब तुम मुझ पर नज़र रखवा रहे थे और मेरी जासूसी कर रही थी। ये कहते हुए उसने अपना मुंह फुला लिया था। ये सुनकर हर्षवर्धन गुस्से में बोला, तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस आदमी को पेंटिंग देने की, वह भी तुम्हारी खुद की बनाई हुई। और रही बात मिलने जाने की, तो इस बारे में बाद में ही बात करेंगे। वही हर्षवर्धन को अभी भी इस तरह से बिहेव करता हुआ देखकर वह उसे घूरते हुए खुद को शांत करती है। वह जानती थी कि वह इस वक्त हर्षवर्धन को गुस्से से हैंडल नहीं कर सकती। क्या हर्षवर्धन देगा अनाया को कोई चोट, और कैसे टोकर करेगा, और क्या मार्क अनाया की जिंदगी में दिलचस्पी लेगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।